नमस्कार साथियों, कुछ समय इंतजार कर लेते हैं जब तक कुछ साथी जुड़ जाएं। नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, राम राम। जैसे जैसे साथी जुड़ते जा रहे हैं, अक्षु लिख रहे हैं हाउ यू, आई एम वेरी गुड जी, थैंक यू, धन्यवाद। सभी को राम राम। हितेश जी को राम राम, सभी को राम राम। हरमीर विर्क हमारे साथी हैं मजबूत, सभी जुड़ जाएं। इस अति गंभीर जो आज का जो विषय है, जो हरियाणा में भविष्य युवाओं का जो है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं, उस पर आज डिस्कशन होना चाहिए। और आपकी राय लेने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ। किस तरह से आगे भविष्य में नौजवानों की जो लड़ाई है उसको कैसे लड़ा जाए, उसको लेकर के आज सकारात्मक तौर पर सुझाव आपके आमंत्रित हैं, वेलकम हैं। और फेसबुक लाइव का या इंस्टाग्राम लाइव का अर्थ यही होता है कि एक तरीके से एक ओपन प्लेटफॉर्म पर जो है ना डिस्कशन हो और सुझाव आए। जो फिजिकली नहीं आ सकते वो ऑनलाइन आए। और मुझे उम्मीद है कि आज सकारात्मक तौर पर आप सब लोग जुड़ करके इस फेसबुक लाइव को अच्छा फेसबुक लाइव बनाएंगे, और जिससे कि हम भविष्य में जो है इस कश्मकश में लग जाएं कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। बहरहाल मैं शुरू करता हूं। आप सभी का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिन जो हैं वो चैलेंजिंग भी रहे हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले रहे हैं, और देश में एक सोच का बदलाव आया है। जो सोच का बदलाव पिछले 12 सालों से हम इंतजार कर रहे थे, वो बदलाव देखने को मिला, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। और इसको मैं सराहनीय मानता हूं, बधाई के योग्य मानता हूं। और उन लोगों, जो नई पीढ़ी है, उसको मैं इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। जंतर मंतर आंदोलन मुझे तो बहुत कुछ सिखा करके गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या सीख करके आए हैं। मैं ये मानता हूं कि जनरेशन जो है, जो इसको हम मानते हैं कि एक पीढ़ी 15 से 20 साल के अंदर नई जनरेशन आ जाती है, वो जनरेशन देश के बोझ को कितना उठाने में सक्षम है, वो सोचने की बात है। मैंने जो जाकर के देखा, सीखा, जो डिसिप्लिन था, इतने बड़े क्राउड को इतना लंबे समय तक मैनेज करना। आंदोलन खड़ा करना आसान है, मगर उसे चलाना और उसमें वो डिसिप्लिन की भूमिका निभाना, वो बहुत कठिन डगर है। मगर जंतर मंतर पर मैं, क्योंकि जिसको जेन जी कहते हैं, हम उनसे पिछली पीढ़ी हैं, मिलेनियम जिसको कहते हैं, अगर मैं गलत ना हूं, तो मिलेनियम जो पीढ़ी है, हमारे से भी ज्यादा डिसिप्लिन मैं इन लोगों को मानता हूं। काबिले तारीफ कि इन लोगों ने उस पूरे आंदोलन को दिशाहीन नहीं होने दिया। और यह व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये बात सिर्फ, अगर मैं कहूं कि यह आंदोलन इसलिए सही दिशा में चला गया क्योंकि ये व्यक्ति मंच पर थे, ऐसा नहीं है। वो हुनर, वो काबिलियत और वो जज्बा, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा का भाव, मैं देख रहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बच्चे वहां पर सेवा में लगे हुए थे, सेवा में जुटे हुए थे। और उनको देख करके हमसे भी नहीं रहा गया, और हमने भी उसमें, वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति की जिम्मेवारी, एक गिलहरी भी अपना काम करती है। और सबसे बड़ी चीज कि वहां इतनी ह्यूमिडिटी थी, हुमस थी, और हजारों, 2-3 हजार से ज्यादा बच्चे तो सिर्फ जो हाथ का पंखा होता है उससे लेकर के पंखे से लोगों को हवा दे रहे थे कि किसी को हुमस महसूस ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो। लोग पानी पिला रहे थे, लोग अपने घरों से लाकर के खाना खिला रहे थे। तो ये
मैंने इससे पहले अपने जीवन काल में नहीं देखा जो मैंने उस दिन देख पाया। तो मैं जहां जोश विद होश के लिए जेन जी को सलाम करता हूं और उनसे सीख रहा हूं, मिलेनियम होने के नाते, आपसे पिछली पीढ़ी होने के नाते नई पीढ़ी से सीख रहा हूं, क्योंकि मैं सकारात्मक सोच रखता हूं और अपने जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूं। आज मैं जेन जी से ये सीखा और लंबा आंदोलन चलाना और उसे कामयाब करना, ये जो काबिलियत आपकी पीढ़ी में है और देश के प्रति जो आपका कमिटमेंट है, मैं ये कह सकता हूं कि वो हमारी पीढ़ी से भी कई गुना ज्यादा है। इस देश की पूंजी को, फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी को जो इन हीरे मोतियों ने संभाल करके रखा है, उसको मैं सैल्यूट करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाला भविष्य इस देश का आपके हाथों में सुनहरा भी होगा, सुरक्षित भी होगा, क्योंकि आपने जुलाई के महीने में जो कर दिखाया है वो सिर्फ जंतर मंतर की उस सड़क की बात नहीं, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब जब इस देश को आवश्यकता होगी, जब जब ये देश त्याग और तपस्या की मांग करेगा, तब तक ये आंदोलन याद आएगा कि कैसे आंदोलन चलाया जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज और सीखने को मिली युवा साथियों, और जिसको मैं सबसे बड़ी खूबी मानता हूं और मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस देश में पिछले 12 सालों से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था रिलीजियन के नाम पर, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर। इस देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कास्टिज्म के नाम पर। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हरियाणा प्रदेश में हम पूछते थे तो बीजेपी जाट और गैर जाट के बीच में फर्क डालती थी। जब हम पंजाब में चले जाते थे तो सिख और गैर सिख के बीच में फर्क डालती थी। जब उत्तर प्रदेश में चले जाते थे तो वहां हिंदू और मुसलमान की बात करती थी। महाराष्ट्र में चले जाते थे तो मराठा और गैर मराठे की बात करती थी। गोवा में चले जाते थे तो गोवन और गैर गोवन की बात करते थे। कहीं ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की बात करते थे, कहीं किसी, यानी बांग्ला गैर बांग्ला, जो जैसा इनको सूट किया वैसा खेल बीजेपी रचने का एक लंबा प्रयास करती रही। मगर मैं इस आंदोलन से जोड़ करके ऐसी सोच पर यह सबसे बड़ा तमाचा है और मैं फिर से बधाई दूंगा जेन जी को कि आपने इनके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक नैरेटिव, सबसे डेंजर, जो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, कास्टिज्म, बंटना, ये लोग जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वो ये मुझे लगता है युवाओं ने उल्टा इनको आज सिखाने का काम किया है कि अगर हिंदू और मुसलमान करोगे तो बट जाओगे, अगर कास्टिज्म का नाम लोगे तो बट जाओगे। इसलिए हमें बंटना नहीं है। मैं जेन जी को इस आंदोलन में सबसे बड़ी बधाई देना चाहूंगा कि बीजेपी के सबसे बड़े नैरेटिव को आपने चकनाचूर करने का काम किया है, उसे पूरी तरह से तोड़ने का काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बधाई। हमने देखा नहीं मगर हमने किसी जमाने में सुना है कि आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था, जो पटना के विश्वविद्यालय से चला, और उस आंदोलन में जो सबसे बड़ी मांग हमारे उस महान क्रांतिकारी ने करी थी, वो डिसिप्लिन को लेकर के थी इस युवा पीढ़ी से। और असली मायने में आज का ये आंदोलन, जंतर मंतर की ये पहल जो है ना, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जयप्रकाश नारायण जी के लिए, क्योंकि जो विरासत हमारे हाथों में दे करके गए हैं उसको आपने फिर से दिखा दिया। आज जयप्रकाश नारायण जी कहीं भी होंगे, वो देख रहे होंगे कि उनका देश सुरक्षित हाथों में है और वो देश को गुलाम नहीं होने देंगे। साथियों, एक चीज और जो मैं इस पूरे परिदृश्य में देख रहा हूं कि पुलिस का रोल, व्हाट इज पुलिसिंग। बहुत सारे लोग पुलिस की बात करते हैं। पुलिस सेवा, सहयोग और सुरक्षा के लिए होती है। पुलिस आपका ख्याल रखने के लिए होती है। पुलिस आपको परेशानी ना हो। पुलिस इसलिए होती है कि व्यवस्था को बनाए रखा जाए, मगर पुलिस बर्बरता के लिए नहीं होती। पुलिस हक और हकूक की आवाज को दबाने और कुचलने के लिए नहीं होती। पुलिस देश सेवकों को मारने के लिए नहीं होती। पुलिस एजुकेशन पर प्रहार करने के लिए नहीं होती। पुलिस भविष्य की आवाज को कुचलने के लिए नहीं होती। पुलिस पीसफुल प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए नहीं होती। तो मेरा आज इस पूरे आंदोलन से
जो मैं सीखा हूं, पुलिस के लोग भी हमारे अपने परिवार के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। और सिर्फ ये नहीं कि आपको क्या दिशा निर्देश मिले हैं, क्या ऑर्डर मिले हैं, आपकी स्वयं भी अपने आप में अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जवाबदेह सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के, राजनेताओं के लिए नहीं है, आप जवाबदेह अपने अंदर भी, और देश के प्रति समर्पण और संवैधानिक जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, पुलिस वालों से भी कहूंगा, उसके लिए भी आपकी एक ड्यूटी है, आपकी एक जिम्मेवारी है। और इस आंदोलन में जिस बर्बरता से पुलिस ने लाठियां चलाई, लाठियों पर कीलें लगा करके हमारी बहनों पर वार किया और मैन हैंडलिंग करी, फिजिकल मैन हैंडलिंग करी, ब्रूटल मैन हैंडलिंग करी, लड़कियों को डंडों से उनके प्राइवेट पार्ट्स पर हमने मारते हुए देखा। कल बिहार यानी पटना और कुछ अन्य जगहों से खबर आ रही है कि निहत्थे बच्चों पर जो आंदोलनरत थे, प्रयासरत थे, उन पर गोलियां AK-47 की राइफल से चलाई गई हैं। AK-47 जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल जो है, ये तो काउंटर टेररिज्म के काम आती है, यानी आतंकवाद के खिलाफ ये वेपन हिंदुस्तान में लाया गया था। मगर आज की ये सरकारें देश की पीढ़ी को, देश की नौजवानों को अगर उस नजरिए से देखती है तो ये कहीं ना कहीं उसका ही एक मुजाहिरा है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं पुलिस वालों से भी कहूंगा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली सरकारें आएंगी, चले जाएंगी, मगर हमें अपने राष्ट्र को, अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को जवाब देना है। कहीं हम ऐसी कोई गलती ना कर जाएं जिससे हम बहुत लंबे समय तक भोगी रहें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी आज की जो स्टेटमेंट है वो स्वागत योग्य है। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, मगर अब जो स्टेटमेंट आई है वो बदले हुए हालातों में आई है और ये कहा गया है कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इज एवरी इंडिविजुअल्स राइट, और इसी की तो हम मांग कर रहे थे। मुझे लगता है कि बदले हुए हालातों में देश की नौजवान पीढ़ी ने आज देश की न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं ये दिशा दी है कि हम सिर्फ और सिर्फ देश की जो राजनीति के उस पद पर बैठे लोगों की कठपुतली ना बन जाए, कहीं उनके कहने से ही न्यायपालिकाएं हमारी ना चलें, बल्कि न्याय हो, जस्टिस हो। तो यह भी बहुत बड़ी सीख है। मैं पुलिस वालों से फिर से हाथ जोड़ करके कहूंगा कि आप भी आंसरेबल हैं, और मैं मांग भी इस बात की करता हूं कि उन सभी लोगों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने वहां पर बर्बरता की, कि आने वाले समय में किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत ना हो कि वो निहत्थे बच्चों पर जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उस पर इस तरीके से वार करें। ये सोचने की बात है। साथियों, मैं इस विषय को यहीं खत्म करते हुए, देश में राजनेताओं में होड़ होती है कि क्रेडिट मिल जाए। क्रेडिट किसको गया? किसने आंदोलन खड़ा किया? मैं इस आंदोलन में क्रेडिट देना चाहूंगा तो वो जेन जी को देना चाहूंगा, नए नौजवान बच्चों को देना चाहूंगा जो आज 18 से 30 साल तक की उम्र में हैं, जिन्होंने अपने आप बिना बुलाए, बिना कहे, मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं इस बात को खत्म करूंगा कि सिरसा में जब हमने जंतर मंतर लगाया और अगले दिन दिल्ली की कॉल आई तो हम दिल्ली चले गए। पीछे से मुझे इतनी कॉल सिरसा से आई कि भैया आपने यहां जो शुरू किया था वो स्वागत योग्य था, मगर आपके चले जाने के बाद हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। उन्हें किसी ने बताया नहीं, वो बच्चे शायद मुझे इंडिविजुअली जानते भी ना हो, मैं उन्हें ना पहचानता हूं, मगर आपको जान करके खुशी होगी कि सिरसा का अंतिम छोर पे हरियाणा में सिरसा का जो जंतर मंतर था वो भी बहुत कामयाब जंतर मंतर था और वो तब तक चलता रहा। साथियों, आपको शायद इस बात का इल्म ना हो, जब तक दिल्ली में फैसला नहीं हुआ, बच्चों ने जो शुरुआत चौधरी देवीलाल जी के चरणों में हुई, यहां पर उसको, उस दिए को बुझने नहीं दिया जब तक जीत नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी लोगों ने अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। तो जनरेशन जी को बहुत बहुत मुबारक और फिर से बहुत बधाई उन सभी साथियों को, अभिषेक दीप के और उनके सभी साथी, और उस पूरी भीड़ में हमारे भिवानी के सांगवान साहब भी थे, उन्हें नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने माइक का संचालन किया इतने लंबे समय तक, महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया, तो मैं उन्हें भी बधाई दूंगा।
और आपकी पूरी सौरभ दास को भी और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और उम्मीद है जब जब इस देश को आवश्यकता होगी, किसी भी प्रांत में इस देश के अंदर कोई आवाज उठेगी, तो ये सब लोग अपनी उस जिम्मेवारी को फिर से निभाने आगे आएंगे और पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि देश को मजबूत करने में सदैव जो है अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हर उस व्यक्ति को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत कर करके इस आंदोलन को अपनी अंजाम तक पहुंचाकर, और सरकार से इस जीत को, सिर्फ इस्तीफे की बात नहीं है, ये बात है न्याय की। तो मेरे हिसाब से उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और मुझे बहुत बहुत बधाई मैं इन सभी साथियों को देते हुए अगले मुद्दे पर आना चाहता हूं। अब बात हरियाणा की। आप सब जानते हैं कि मैंने कुछ सुझाव आमंत्रित किए थे कि हरियाणा में युवाओं के मुद्दे क्या हैं, और मेरे हिसाब से हरियाणा में जो युवाओं के मुद्दे हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा है। चाहे एचपीएससी हो, चाहे एचटेट की परीक्षा का मामला हो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मामला हो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मामला हो, और हमें भूलना नहीं चाहिए हमारे गेस्ट शिक्षकों का, जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनका मामला हो। ऐसे ही मैंने कुछ सुझाव आमंत्रित किए, मैं उन पर आप लोगों से चर्चा कर लेना चाहता हूं। सीईटी में 4 गुना का जो नियम है और क्वालिफाइंग की जो मांग है, इसको लेकर के लोग बहुत चिंतित हैं। हरियाणा में सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने वाले सभी युवाओं को मुख्य परीक्षा यानी मेंस देने का मौका नहीं मिलता। सरकार केवल खाली पदों के 4 गुना उम्मीदवारों को ही बुला पाती है। इसका असर यह है कि इस नियम के कारण परीक्षा पास कर चुके हजारों युवा जो हैं हमारे, वो अगली परीक्षा में नहीं बैठ पाते और बाहर हो जाते हैं। कितना चिंताजनक विषय है। और मांग है बच्चों की, ये मेरा विषय नहीं है, ये मुझे जो हरियाणा से सुझाव आमंत्रित हुए थे उस पर मैं बात कर रहा हूं आपसे। सीईटी को केवल एक क्वालिफाइंग टेस्ट यानी पात्रता परीक्षा बनाया जाए। जो भी युवा न्यूनतम अंक यानी कट ऑफ ले आए, उन सभी को मुख्य परीक्षा देने का अधिकार मिले। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। और ये सुझाव मुझे गुड़गांव से मिला है। मैं इस साथी का धन्यवाद करता हूं। इनका नाम आकाश है, और मैं ये कहता हूं कि भविष्य में जननायक जनता पार्टी और हमारी युवा इकाई जो है इस मुद्दे पर, आकाश जी आपकी आवाज को मजबूती से उठाएगी, इस पर लड़ेंगे। एक सुझाव और मिला है, परीक्षाओं का कोई तय कैलेंडर नहीं है और इसी के कारण देरी होती है। तथ्य यह है कि एचएसएससी और एचपीएससी का कोई फिक्स वार्षिक कैलेंडर नहीं है। तो हम बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं मुद्दा कि कैलेंडर तय होना चाहिए, जिससे यह नहीं पता चलता कि कौन सी परीक्षा कब होगी। इसका असर यह पड़ा है कि परीक्षाओं की तारीख बार बार आगे खिसका दी जाती है। कई बार भर्तियां कोर्ट केस में सालों सालों तक अटकी रहती है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं। और आज की जो बीजेपी की सरकार है, इसकी ये सोच रही है कि भर्तियों को अधर में लटकाकर और कोर्ट का हवाला देकर के युवाओं से एक बहानेबाजी की जाए। नुकसान ये हो रहा है कि दूर से रहकर लाइब्रेरियों में दिन रात पढ़ने वाले बच्चों का पैसा लगता है। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। बच्चों का भी लगता है, उनके परिवारों का भी लगता है। समय बर्बाद होता है और युवा जो है वो नौकरी का इंतजार करते करते ओवर एज हो जाते हैं। ये बहुत चिंताजनक विषय है। और दीपक, आपने पंचकुला से ये सुझाव मुझे दिया है कि इस विषय को लेकर के हम भविष्य में लड़ाई लड़ें और निश्चित तौर पर इसको उठाएं। रिजल्ट और ज्वाइनिंग में लेट लतीफी, ये हमारी बहन पूजा है भिवानी से, वो लिख रही हैं, फॉर्म निकलने से पेपर होने तक, रिजल्ट आने तक और फाइनल ज्वाइनिंग मिलने तक पूरी प्रक्रिया में कई साल लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। भर्तियों को एक तय समय सीमा, टाइम बाउंड मैनर में किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर के मेरी बहन पूजा को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि हम नायब सिंह सैनी की सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। और ये दोनों ही विषय जो अभी हमारे साथी ने पंचकुला से लिखा कि कैलेंडर होना चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में ये परीक्षा होनी चाहिए, जिसको लेकर के हम भविष्य में निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। मैं पूजा जी का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद कुछ साथियों ने एचपीएससी और एचएसएससी से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर हमें जानकारियां साझी की हैं।
सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक अंकों का विवाद और फैमिली आईडी। भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाली अतिरिक्त अंक सोशल इकोनॉमिक मार्क्स का नियम लगातार विवादों में है और कोर्ट केस में फंसा हुआ है। फैमिली आईडी पीपीपी में आय की गलतियां, इसके कारण असली हकदारों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। साथियों, पीपीपी इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है। हम दिन रात गांव में जाते हैं और हर घर की समस्या है कि हमारी इनकम गलत है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो राहुल नरवाल हैं हमारे साथी, सोनीपत से लिख रहे हैं, मैं आपको वादा देता हूं कि इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरते रहे भी हैं और भविष्य में भी घेरते रहेंगे, इसको उठाते रहेंगे। पेपर लीक और आखिरी मौके पर परीक्षा रद्द हो जाना। पेपर लीक की घटनाएं देश में ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में भी बहुत कॉमन रही हैं। और आखिरी मौका होता है, इतनी दूर से बच्चे ट्रेनों में, बसों में धक्के खा करके अपने भविष्य को संवारने के लिए जाते हैं, इतना पैसा लग जाता है और उसका अंजाम यही होता है, सरकार की परीक्षा रद्द हो जाती है, लास्ट चांस चला जाता है और लोग जो है ना हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहते हैं। यह भी एक अहम मुद्दा है और मैं युवा के साथियों से कहूंगा कि भविष्य में सरकार के सामने इस पे भी हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। दुष्यंत सिंह चौटाला जी की एक सोच रही है कि एग्जाम सेंटर नजदीक हों और उन्होंने प्रयास किया, मगर अभी भी इसमें कुछ लेट लतीफी रही। सरकार की, बीजेपी की यह सोच रही कि इस पे पूरा सूरा काम ना किया जाए। मैं वादा देता हूं, ये अनीशा हैं पलवल से जिन्होंने ये मुझे सुझाव दिया है। मेरी बहन अनीशा का मैं धन्यवाद करता हूं और सही समय पर इसको पूरी तरीके से उठाएंगे और सरकार के सामने जो है बार बार इसको उठा करके इस पर जवाब मांगेंगे। इसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, मैं वादा करता हूं। दुष्यंत चौटाला की सोच पर पहरा देंगे। एग्जाम सेंटर जो है वो 50 किलोमीटर के दायरे में हो, जिससे कि जिस दिन पेपर हो बच्चों को दूर ना जाना पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। और विशेष तौर पर हमारी बहनों की जो चिंता है, मैं उसको समझ सकता हूं। ये मेरी बहन ने सुझाव दिया है, निशा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। गलत आंसर शीट, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन का झमेला। आयोग कई बार सवालों में गलत जवाब यानी आंसर की जारी कर देता है। युवाओं ने उन पर आपत्ति, ऑब्जेक्शन लगाने में उनसे पैसे भी ले लिए जाते हैं। बिल्कुल बात सही है कि जब आप ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो उससे पैसे भी ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी सही जवाब नहीं मिल पाता। ये अंकित साथी हैं हमारे जींद से, क्योंकि मैंने हर अलग अलग जगहों से कुछ सवाल उठाए हैं और ये सच्चाई है कि इस विषय को उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग शिफ्ट में होने वाले पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाता है वह युवाओं की समझ से बाहर है। कई बार ज्यादा नंबर लेने वाला बच्चा भी इस सिस्टम के कारण लिस्ट से बाहर आ जाता है। ऐसा ही असर मेरे पर पड़ा। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और मैं वादा आपको देता हूं कि हम आपके इस सुझाव में निश्चित तौर पर आपके साथ खड़े होंगे और आपको जो कठिनाइयां आ रही हैं वो सरकार के सामने उनको उठाने का काम करेंगे। एक दो और सुझाव और उसके बाद मैं, अभी साथी लिख रहे हैं कि HKRN पे भी कुछ बोलिए, एचटेट पे बोलिए, मैं उन विषयों पर भी आ रहा हूं। खाली पद बचने पर वेटिंग लिस्ट को क्लियर नहीं किया जाता। साथियों, ये तो हरियाणा का एक बहुत अहम मुद्दा है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर नहीं किया जाता। सरकार दिखा रही है कि हम रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं। वेटिंग लिस्ट में हजारों लाखों बच्चे अटके हुए हैं। राहुल नरवत फरीदाबाद से लिखते हैं, अक्सर एक ही होशियार युवा का चयन 3 से 4 अलग अलग भर्तियों में हो जाता है। वह ज्वाइन एक ही जगह कर लेता है, जिसके कारण बाकी सीटें सब खाली रह जाती हैं। सरकार इन खाली बची सीटों के लिए समय पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती। कितने साथी मुझे सुबह से शाम तक मिलते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं किया जा रहा, इस कारण हमारा रोजगार जो है वो अटका हुआ है। तो इस पर ध्यान दीजिए और मैं विशेष तौर पर नरवत भाई को कहना चाहूंगा कि चिंता मत कीजिए, हम इस विषय को मजबूती से उठाएंगे।
सरकार इन खाली बची सीटों के लिए समय पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती। इसके कारण युवा मेरिट मात्र 1 या 2 नंबर से पीछे रह गए वो खाली पदों होने के बावजूद सरकारी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। कितना अहम मुद्दा उठाया है, इस भाई को मैं बधाई दूंगा और आपके मुद्दों को हम यूं ही उठाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। पुलिस व अन्य भर्तियों में उम्र की छूट, ये सिरसा के साथी ने मुझे सुझाव लिखित में दिया। भर्तियां जो है वो समय पर न निकलने के कारण बहुत से युवा बिना परीक्षा दिए ओवरएज हो जाते हैं। भर्तियां तो ये सरकार निकाल ही नहीं रही और हरियाणा में इस सोच की सरकार बन गई है कि लोगों को उलझा करके रखे, कभी कोर्ट केसेस का बहाना देकर, कभी किसी और चीज का बहाना देकर लोगों को गुमराह करके रखे। तो ये तो नायब सिंह सैनी एंड कंपनी का एक वो रहा है और ये बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया। पुलिस की भर्तियां भी कुछ ऐसे ही हैं। इस विषय को भी हम समय समय पर उठाते रहेंगे। इसके बाद जो बड़ा मुद्दा है वो एचटेट का है। एचटेट करप्शन का अड्डा बन गया। एचटेट के लिए सेंटर्स जो खोले गए वो केंद्र में हैं इस करप्शन की। वो सेंटर्स जो हैं ज्यादातर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के एफिलिएशन में हैं। अभी लेटेस्ट बीजेपी की सरकार में जो साथी मेरी आवाज को सुनेंगे वो इस बात से सहमत होंगे। अगर आपने एचटेट की परीक्षा पास करनी है 3 लाख रुपए दीजिए अगर आप जनरल कास्ट से हैं। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं तो आपको 2 लाख देने पड़ेंगे। 3 लाख से लेकर के 5 लाख खुला रेट है हरियाणा में। नायब सिंह सैनी को भी इस बात का इल्म है, बीजेपी के लोगों को इल्म है, इनकी केंद्र की सारी एजेंसीज को इस बात का इल्म है, मगर ये हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। हम कब से शोर मचा रहे हैं कि एचटेट में घोटालेबाजी हो रही है, मगर इन लोगों को कोई जू नहीं रेंगती। मैं एचटेट के विषय पर जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है आंसर प्रिपेयर करते हुए समय की, उस पर सवाल उठा रहा और मैं आने वाले 2-4 दिनों में चंडीगढ़ के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सभी तथ्यों को लेकर के फैक्ट्स के साथ, क्योंकि बात फैक्ट्स पे होनी चाहिए, और सरकार के सामने, महामहिम गवर्नर के सामने इस मांग को रखूंगा। अगर एचटेट वाले मामले पर पारदर्शिता नहीं आई, बोर्ड के चेयरमैन और सेक्रेटरी की जवाबदेही, आप भूल ना जाइए बीजेपी के लोगों, जवाबदेही देते देते आपके धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा। अगर सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है तो जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही है बोर्ड चेयरमैन की और बोर्ड सेक्रेटरी की। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के बाहर सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। एचटेट के बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एचकेआरएन के साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि इस निकम्मी सरकार ने जो जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था, अरे अब तो प्रधानमंत्री जी भी आकर के चले गए। हमें लग रहा था कि जींद में आएंगे तो एचकेआरएन पर जरूर कुछ ना कुछ बोल करके जाएंगे। 4-4 महीनों की, 5-5 महीनों की सैलरी नहीं आई है। अगर कोई एचकेआरएन वाला साथी हो तो फेसबुक लाइव पर बता सकता है। इस बेरहम सरकार जो लोगों को न्याय नहीं दे सकती, एचकेआरएन पर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। नौकरी एक बची है, उसके अंदर आप लोगों को नौकरियों से, एचकेआरएन में से हटा रहे हैं। सैलरी आप दे नहीं पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन लाखों लोगों का करा करके कागजों को धरे बैठे हैं और आप लोग जो है बेशर्मी का चोला पहन करके जवाबदेही नहीं देना चाहते। मैं जंतर मंतर की याद दिला करके कहूंगा कि अब हम जवाब लेकर के रहेंगे। आने वाली पीढ़ी आपको बख्शेगी नहीं। इन साथियों की सैलरीज का हिसाब होगा, इन साथियों की जॉब सिक्योरिटीज का हिसाब होगा, और जो लाखों एनरोल्ड हैं उनकी नौकरी के भविष्य का हिसाब होगा। नायब सिंह सैनी जी, सुन लीजिए, आपको हमारी बातें कड़वी लगेंगी, मगर अब हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि हमें दिशा मिली है जंतर मंतर से, और उस दिशा पर चल करके आपसे जवाब मांगेंगे।
आप सत्ता में आने से पहले कह करके गए थे कि गेस्ट टीचर्स को हम पक्का करेंगे। अरे क्या रहा भाई, कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। गेस्ट टीचर्स जो हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की आज के दिन रीढ़ की हड्डी है, उसे आप गुमराह कर रहे हैं। अब आगे लड़ाई गेस्ट टीचर्स की भी लड़ी जाएगी और इस विषय को भी हम मजबूती से उठाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट विषय जिस पर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, यूनिवर्सिटीज का हो रहा भगवाकरण। बीजेपी की सरकार ने एक पॉलिसी बना ली। उस पॉलिसी में सरकार को बीजेपी यानी संगठन के लोग चलाएंगे और यूनिवर्सिटीज को आरएसएस यानी संघ के लोग चलाएंगे। सभी वीसीज जो हैं वो संघ से एफिलेटेड हैं, सभी रजिस्ट्रार संघ से एफिलेटेड हैं, सभी लोग यानी जितनी भर्ती प्रक्रिया यूनिवर्सिटीज में चल रही है वो सब संघ के इशारे पर चल रही है। आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, एबीवीपी के कार्यक्रम और एजेंडे पर काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी सबकी नहीं बल्कि एक एजेंडे की बन गई है। अब इस पर लड़ाई लड़नी है और मैं आपसे साथ मांग रहा हूं। आपका साथ, आपका विश्वास अगर बना रहा तो इनके भगवे झंडे को यूनिवर्सिटी से उखाड़ करके फेंक देंगे। आरएसएस की सोच को यूनिवर्सिटी में बसने नहीं देंगे। ये जो इसका भगवाकरण करना चाहते हैं, आरएसएस का संघीकरण करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज को हम एक सोच पर नहीं चलने देंगे। ऑटोनोमस बॉडीज हमारे पुरखों ने मेहनत से बनाई, ये खून पसीने से सींची यूनिवर्सिटीज को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसका भगवाकरण नहीं होने देंगे, ये मैं आपको वादा देता हूं। और ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए, यूनिवर्सिटीज को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आज ये बात आप समझ लीजिए। और इसका जरिया एक ही है, इसका जरिया एक ही है और इसका जरिया है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन का बहाल होना। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बहाल होगा। हमारे एचएयू के आंदोलन में मुख्यमंत्री के कहने पर चीफ सेक्रेटरी का लेटर आज भी मेरे पास पड़ा है। अगर आप देखना चाहें, ये लेटर मेरे पास आज भी है। आपने पिछली सरकार में कोरोना काल का बहाना लिया, ऑनलाइन क्लासेस का बहाना लिया और तमाम बहाने बनाए आपने, मगर अब मुख्यमंत्री जी, हम खुद भी दाखिला लेंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और अब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कैंपेन नहीं चलेगा इसके लिए। मैं आज आह्वान करता हूं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से लाखों बच्चों को यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि लीडर्स ऑफ टुमारो, भविष्य के हरियाणा के नेता आप लोग हैं और बीजेपी आपके नेतृत्व क्षमता को दबाना चाहती है। राजस्थान में भी ऐसा ही कर रही है। यूनिवर्सिटी इलेक्शन इन लोगों ने बंद कर दिए। हम ऑनलाइन सिग्नेचर अभियान बहुत जल्द इंसो के बैनर के तले चलाएंगे और इसके साथ साथ एक फिजिकल कैंपेन भी हर यूनिवर्सिटी में 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे को हम स्टूडेंट इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत बना करके चलेंगे। मैं आज वादा देता हूं, 15 अगस्त से छात्र संघ चुनाव का आंदोलन, उसकी शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है इक्का दुक्का अंधभक्तों को छोड़कर यूनिवर्सिटीज के 99.9% छात्र स्टूडेंट इलेक्शन बहाली के लिए हक में हैं और
इसके लिए मैं खुद मैदान में उतरूंगा और हम 30 दिन का समय सरकार को देंगे। हम हर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे और सरकार को समय सीमा देकर के इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। और मुझे भरोसा है कि इस आंदोलन में मुझे पहले भी लाखों विद्यार्थियों का साथ मिला था। मुझे इस आंदोलन में आने वाले समय में सभी का साथ मिलेगा। इस साल लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप उसकी गाइडलाइंस पर प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव होगा हरियाणा में। इसकी तैयारी कर लीजिए सब लोग, सरकार के लोग जो एडमेंट हैं वो तैयारी कर लीजिए कि हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं मेरे विद्यार्थी साथियों से कहूंगा, भाइयों से, मेरी बहनों से कहूंगा कि अगर आप नहीं चाहते कि हमारा भविष्य बर्बाद हो तो यूनिवर्सिटीज का भगवाकरण रुके, आपके हक सुरक्षित हों, क्लासरूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से हॉस्टल, एग्जामिनेशन, आपके अहम मुद्दों के लिए यूनियन गठित हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, प्रशासन, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार सरीखे के लोगों के सामने आप भी बैठे कुर्सी लगाकर, वो शुरू होने जा रहा है। और हम इस घमंड को झुका करके दम लेंगे। मैं आपको वादा देता हूं, फोर फ्रंट से, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लोग कह देते हैं कि इनको आगे कर करके, मैं इस लड़ाई कर लड़ूंगा फोर फ्रंट पर। और मैं ये वादा दे रहा हूं आपको, मैंने चुनाव नहीं लड़ना, स्टूडेंट इलेक्शन नहीं लड़ना, ना मेरे परिवार में किसी ने लड़ना है। चौधरी देवीलाल जी की जो तस्वीर लगी हुई है, इससे प्रेरणा लेकर के ये वादा दे रहा हूं तुम साथियों को कि अगली लड़ाई छात्र संघ चुनाव की हरियाणा में शुरू होने जा रही है। और इसके लिए आप सब लोग संगठित हो जाइए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एनएसयूआई के साथियों को, मैं आमंत्रित कर रहा हूं दूसरे आईसा के साथियों को, CYSS के साथियों को, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हर उस राजनीतिक दल जो हरियाणा में काम करता है उसके सभी साथियों को आमंत्रित कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट विंग जो उसकी है कि आइए मिल करके स्टूडेंट बहाली की लड़ाई एक बैनर पर लड़ें, मल्टीपल बैनर्स पर नहीं। छात्र संघर्ष समिति बनाएं, अलग अलग बटेंगे तो कटेंगे साथियों, बटोगे कटोगे, यही लोग तो कहते हैं। और मैं वादा देता हूं, अगर हम सही दिशा में पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से इनसे इस चुनौती को स्वीकार कर करके लड़ेंगे तो फिर सितंबर से पहले छात्र संघ चुनाव हरियाणा में होगा। लीडर्स ऑफ टुमारो बनने से कोई रोक नहीं सकता साथी, ये मैं वादा आपको देता हूं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? अगर तैयार हैं, मैं खुद सभी विद्यार्थी दलों के साथियों से बात कर करके कॉमन मीटिंग बुलाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरी लीडरशिप से सहमत नहीं हैं तो किसी कॉमन लीडर को आगे ले आएं। अगर लगता है कि नहीं, दिग्विजय चौटाला आगे ना हो, कोई और आगे हो, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मगर छात्र संघ चुनाव होकर के रहे, पूंजीवाद भविष्य में खत्म हो, उसके लिए स्टूडेंट इलेक्शन होने जरूरी है। इसी के लिए कल हम हिसार में एक बहुत बड़ी मीटिंग भी करने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस इस वर्ष 5 अगस्त को हम छात्र विजय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। इनसो का फाउंडेशन छात्र विजय दिवस, स्टूडेंट विक्ट्रीज डे, स्टूडेंट की विक्ट्री, किस विक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं? जंतर मंतर से हुई पहचान को लेकर हरियाणा के मुद्दे पर भविष्य की लड़ाई लड़ना।
इसके लिए हमें 5 अगस्त को कहां होगा, कैसे होगा, किस प्रारूप में होगा, यह अभी हमने कल तय करना है। मगर स्टूडेंट्स विक्ट्री डे, छात्र विजय दिवस, इंसो फाउंडेशन डे बेंचमार्क होगा। नायब सिंह सैनी जी, बेंचमार्क होगा। इस बात को खुद स्वीकार लीजिए तो ज्यादा ठीक है। अगर नहीं स्वीकारेंगे तो 5 तारीख से हम शुरू कर देंगे। 15 तारीख से आंदोलन की शुरुआत होगी। छात्र संघ चुनाव जिस दिन हरियाणा में बहाल हो गया, जाति धर्म भगवाकरण की जो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, उसके अंत की शुरुआत हो जाएगी साथियों। मैं इसमें आपका हाथ जोड़ करके साथ मांग रहा हूं। यह मेरे भविष्य की नहीं, आपके भविष्य की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। इसमें हमें जुड़ करके लड़ना है, मिल करके लड़ना है। सभी साथी आज के फेसबुक लाइव से जो जुड़े हैं, ये मेरे लिए एक ताकत का विषय है। और हम समय समय पर मिलकर के, जैसे आज ये सुझाव आमंत्रित किए, ऐसे आपके सुझावों को भी हम उठाते रहेंगे। जो आज कमेंट सेक्शन में आए हैं उनको भी उठाते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आइए मिलकर के हरियाणा के भविष्य की लड़ाई, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित हाथों में संजो करके रखने की लड़ाई मिलकर के लड़ें। और कुछ त्याग और कुछ कुर्बानियां भी करनी पड़ेंगी। उससे लड़ने का मादा आप सब में है, नई जनरेशन में है। आप सब जुड़े, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र संघर्ष, जय हरियाणा के युवा। बहुत बहुत धन्यवाद।